सासू माँ, मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता। सुबह के 11:30 बजे थे। सविता जी रसोई के डिब्बे में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी बहू सुमन आई और बोली, हे भगवान मम्मी जी, ये चोरों की तरह रसोई के डब्बों में क्या ढूंढ रही हैं। अब समझ में आया कि डब्बों से जो बिस्कुट और दालमोट कौन चट कर जाता है। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। बहुत हंगामा किया, 4 बातें सुनाई और फिर बोली, अब नुकसान किया है तो सफाई भी आप करो। फटाफट इन कांच के टुकड़ों को हटाइए, वरना मेरे पैर में चुभ जाएगा। हद हो गई लापरवाही की। लोग कहते हैं बच्चा कर लो, अरे कहाँ से कर लो, बुढ़े घर के संभल नहीं रहे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना कहकर वो चली गई। उस रोज सविता जी खाना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे में बैठकर ही खा ली और फिर चुपचाप डरे हुए बच्चे की तरह सो गई। शाम हुई तो अपना मन हल्का करने वो नीचे पार्क में चली गई। दुनिया में वो अकेली दुखियारी सास या माँ नहीं थी, और भी माएँ थी। सबके साथ मिलकर जब वो बातें करती तो उन्हें अपनी तकलीफ कम लगती थी। रेखा बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। ना जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है। इस उम्र में ये परेशानी होगी, सोचा न था। किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सविता जी अपनी सहेली से कहती हैं। रेखा जी बोली, सविता बहन, अब आपसे क्या बताऊँ, ये परेशानी मुझे बहुत होती थी, पर उस वक्त पति साथ थे तो तकलीफ नहीं होती थी। सविता जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? रेखा जी बोली, जब अपने पति की कमाई पर रहती थी, भूख लगती तो कुछ न कुछ लेकर खा लेती थी, पर जब से वो दुनिया से गए मैंने दवाइयों को अपना भोजन बना लिया ताकि मुझे भूख ना लगे। जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सविता बहन, मैं तो कहूँगी आप एक डॉक्टर से दिखा लो। जिसका कोई प्रॉब्लम होती है उसे ही बार बार भूख लगती है, और इसमें क्या बुरा है? ईश्वर ने ऐसे दिन दिखाए हैं तो हम कितना संकोच करेंगे। अगर भूख लगती है तो कुछ लेकर या मांग कर खा लो। सविता जी बोली, परिस्थिति आप समझ नहीं रही हैं। रेखा जी बोली, फिर बहू अगर आपकी भावनाओं को समझे तो उसे कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी, तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को अच्छा बना देता है। अब मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो बचे दिन हैं वो कट जाएं। सविता जी बोली, सही कहा आपने, अब याद आया मुझे, इसलिए मेरे उनको भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी ऐसी बुद्धू थी कि मैंने उनको कहती थी, आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। बहू से तो कुछ कह नहीं सकती, और अभी तो अभय बेटा नहीं है, आते ही कहूँगी एक बार मुझे डॉक्टर से दिखा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो फिर भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगी और अब घर चली गई। सविता जी घर पहुँची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई तो अपनी बहू सुमन से बोली, बहू तुमने जो कुछ बनाया है तो खाने के लिए है तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। सुमन बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, आपको अजीब नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी भूख लग जाती है? अभी 7:30 हुआ है, अगर अभी खाएंगी तो खाना कैसे खाएंगी? ऐसा कीजिए, अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बन गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है। आप कहिए तो मैं दे देती हूँ। बाद में बेटे के सामने ये मत सुनाइएगा कि सुबह की ठंडी रोटी दी थी। सविता जी बोली, बहू अगर मैं अभी खा लूँगी कि रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी तो फिर बोलोगी, कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर मैं भूख से छटपटा रही थी, तुम परेशान ना हो इसलिए बोली। सुमन बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, खाना नहीं दूंगी तो बेटे को सुनाएंगी कि बहू खाना नहीं देती है, और अब खाना समय पर दे देती हूँ तो उस पर भी नखरे करती हैं। ये रहा खाना, खाइए, मैं कुछ और ही बनाऊंगी, और कल तो हमने भी आपके साथ ही खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। सविता जी बोली, बहू तुम अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, कितना फ़र्क है। इतनी छोटी सी बात तुम क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती, और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? सुमन गुस्से में बोली, मम्मी जी मेरी माँ से अपनी तुलना मत कीजिए, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल देती हैं।
और जहाँ तक मेरी माँ की बात है तो वो समय पर खाती हैं, आपकी तरह दिन भर रसोई में कुछ ढूंढती नहीं रहती हैं। चुपचाप बैठिए, खाइए। सविता जी बोली, बहू भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर मुझे ये परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अभय से कहती नहीं थी, पर ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। सुमन बोली, ठीक है, अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने। अरे मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता है। इतना कहकर सुमन रसोई में चली गई। सविता जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई थी तो वो सो गई। जब अभय घर आया तो सुमन ने सारी बात बताई। अभय बोला, तुम तो जानती हो माँ की आदत को, कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन करेगी और वो वहाँ से मुझे लेक्चर देगी, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब इस परेशानी का तुम ही हल, आखिर क्या क्या करूँगा। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। अगले दिन सुबह सविता जी अकेली चाय पी रही थी। अभय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? सुमन बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? सविता जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अभय बोला, तो मत खाओ, कौन ज़बरदस्ती खिलाता है। अब आप खाने के लिए मांगती होगी तभी तो वो खाना देती होगी। माँ हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामलों को सुलझाता रहूँगा तो बाहर कैसे काम करूँगा। सविता जी के छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। 9 बजते बजते अब दफ्तर के लिए चला गया। कामवाली घर का काम कर रही थी और सुमन अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सविता जी की बेटी नीतू का फ़ोन आया। माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अभय तो दफ्तर चला गया होगा, और आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फ़ोन नहीं करती तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही सविता जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर नीतू घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, बताओ सही बात क्या है? सविता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभाल दी और बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही तो दिल भर आया। नीतू बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी? बात क्या है? मानती हूँ आप मेरी माँ हो, तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा है। जैसे बचपन में आप मेरी आंसू का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकियों को भी पहचान सकती हूँ। बताइए अब क्या बात है? नीतू बोली, बस इतनी सी बात है। सविता जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। अब बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, और सवेरे खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती हूँ। नीतू बोली, बस इतनी सी बात, मैं इसका भी उपाय कर दूँगी। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेना और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तभी सभी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। मैं आप वैसे कह देती हूँ, वो घर पर बुला लेगा और आपका शुगर टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। सविता जी बोली, नहीं बेटा उसे कुछ मत कहो, वो ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है, बेकार में बात बढ़ जाएगी, फिर वह कलह होगा। मुझे वो नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों रखे हैं, लेकर क्यों नहीं जाते। नीतू बोली, माँ अगर बीमारी का वक्त पर पता नहीं चला और इलाज नहीं हुआ तो और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभय से बात कर लूँगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अभय और उसकी पत्नी से अपनी बात को नहीं कहती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझसे पहले बताइए। 2 दिन बाद खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आई, जिसे देखकर सुमन बोली, मम्मी जी हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं? जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहाँ से भिजवा दिया। सविता जी बोली, बहू अगर तुम समझी होती तो ये उपाय तुम पहले कर देती, और मैंने ये सब उसे भेजने के लिए नहीं कहा था। वो मेरी बेटी है, उसने अपनी माँ की तकलीफ को समझा। ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर सविता जी चली गई। लंच टाइम पर नीतू ने अभय को फ़ोन किया और माँ की परेशानी समझाई। अभय ने कहा, दीदी मैंने कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है, और अगर माँ की परेशानी आपको परेशान करती है तो आप
कुछ दिन आकर यहाँ उन्हें संभाल लीजिए या फिर अपने घर ले जाइए। नीतू बोली, भाई किस तरह से बात कर रहे हो? एक उम्र के बाद तो अब ये आम परेशानी हो गई है और माँ की उम्र देखो, वो बूढ़ी हो गई है। आज तक माँ अपना ख्याल खुद रखती थी, हमने नहीं रखा। बस वो अपनी परेशानी किसी से बांटती नहीं है। तुम कल ही उसका टेस्ट करवा, वरना मुझे आकर वहाँ रिश्तेदारों से बात करनी होगी। कोई तो हो जो माँ की देखभाल करे, क्योंकि माँ तो मेरे पास आएगी नहीं। अगले दिन ही अपोलो क्लिनिक से टेस्ट वाले आए और उनका ब्लड सैंपल लेकर अगले दिन रिपोर्ट आ गई कि सच में सविता जी को शुगर की प्रॉब्लम निकली, जिसके कारण बार बार उन्हें भूख लगती थी और वो बाथरूम जाती थी। 2 दिन बाद नीतू मायके आई। अभय सुमन से बोला, अब बात को बड़ी ही सावधानी से संभालना होगा। ऐसा ना हो कि नीतू बात को बढ़ा दे और रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि पापा की सारी संपत्ति अभी माँ के नाम पर है, तो थोड़ा आराम से बात करना। अभय माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। सुमन आई और बोली, इसमें आपका दोष नहीं, दोषी तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। मम्मी जी पुरानी बातों को भूल जाएं। हो सके तो मेरे साथ अपने बेटे को भी माफ़ कर दीजिए। सविता जी उदास होकर बोली, जब बेटे ने माँ की तकलीफ़ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत करूँ। पर एक बात कहूँ बहू, कल तुम दोनों का भी ऐसा समय आएगा, उस रोज़ मैं देखूंगी कि तुम्हारी तकलीफ़ कौन समझता है और तुम कैसे उसका समाधान करती हो। सुमन अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। सविता जी बोली, बहू बहुत देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने का समय भी निकल चुका है। हाँ, ये बात तुमने सही कही कि जितनी दोषी तुम हो उतना ही दोषी मेरा बेटा भी है। अरे जब वो बोल नहीं पाता था तो मैं उसकी भूख प्यास समझ जाती थी, पर यहाँ मेरा जवान बेटा अपनी भूखी माँ की भूख प्यास नहीं समझ पाया। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों से। मैं अब तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती। नीतू इस बात से अनजान थी। उसने कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं। मानती हूँ इन लोगों से गलती हुई है, पर इन्हें माफ़ कर दीजिए। सविता जी बोली, नहीं, अगर उन्होंने गलती की होती तो मैं माफ़ भी कर देती, पर इन्होंने पूरी माँ जाति का अपमान किया है। अगर आज मैं माफ़ कर दूंगी तो कल को इनके जैसे कई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नीतू अपने भाई को बोली, भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है। भाई भाभी दोनों नीतू से लड़े। नीतू बोली, माँ आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं। सविता जी बोली, मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के, ये लोग जाएंगे। दोनों हक्के बक्के सविता जी को देख रहे थे। सविता जी बोली, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, यहाँ से उठाओ और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। जिसे अपने खून से सींचा उसने मेरी रोटी गिनी है। मैं समाज को अब कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। मैं अकेली घर में मर जाऊंगी, पर तुम जैसे बेटे के साथ रहना मंजूर नहीं है। इतना कहकर सविता जी अपने कमरे में गई और तुरंत अपने वकील को फ़ोन करके घर पर बुलाई और सारी कागजी कार्रवाई भी कर दी। नीतू ने माँ को समझाया, पर वो नहीं मानी, तो आखिरकार नीतू को अपने घर वापस जाना ही पड़ा। सविता जी ने अभय से कहा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लूँगी। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ, पर ये सब तब तक तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम्हारी औलाद 18 वर्ष की नहीं होगी। और आधी संपत्ति मैं वृद्ध महिलाओं के नाम से वृद्ध आश्रम को दूंगी, और ये मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अब बस 1 हफ्ते के लिए तुम इस घर में हो। इतना कहकर सविता जी नीचे टहलने पार्क में चली गई। आखिरकार सविता जी ने अपने मन की सुनी।
पहले लोगों ने बहुत बातें बनाई, परंतु जब सबने गंभीरता को समझा तो उनके फैसले की सराहना की। अब सविता जी ने घर में 2 कामवाली लगाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान। वो जानती थी मृत्यु तो आनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता, परंतु इज्जत की मौत मिले ये ज़रूरी है। दोस्तों, बचपन में हमारे बिना बोले ही माँ हमारी भूख का अंदाज़ा कैसे लगा लेती थी, तो क्या उसी तरह हम अपने माँ बाप की भूख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? कभी कभी पूछकर देखा कीजिए, हो सकता है वो अपनी भूख को दबाते होंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे वाली स्टोरी आपको मिल सके।